हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, यह पेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम जो है 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने जो है पिछली वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो 17वां प्रश्न है, क्या लिखा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो ग्रेट चैनल, बी की बात करेगा तो 8 डिग्री चैनल, सी की बात करेगा तो पाक जल संधि और डी की बात करेगा तो 10 डिग्री चैनल। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, यानी पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक जलडम मरुमध्य द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लक्षद्वीप और मालदीव, बी की बात करेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी की बात करेगा तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव और डी की बात करेगा तो कवरती और मिनिकॉय। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो 10 डिग्री चैनल है क्या करता है? तो अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। इसका सर्वोच्च जो शिखर है इसका नाम सैडल पीक है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय और 9 डिग्री चैनल जो होता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट 19वां हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो इंदिरा कौल, बी की बात करेगा तो गुहार मोती, सी की बात करेगा तो क्यूबेथो और डी की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट जो इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी भारत का सबसे दक्षिणी छोर यही है, जिसको पिग्मलियन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन इसका नाम अब क्या हो गया है? तो इसको हम लोग दक्षिणी पॉइंट क्या बोलते हैं? तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा काल भारत का सबसे उत्तरी छोर है, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट क्या है? अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, क्या लिखा है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, यानी कौन सा तट कहा जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कोंकण, बी की बात करेगा मालाबार, सी की बात करेगा कोरोमंडल, डी की बात करेगा तो उत्तरी सरकार। तो पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस इसका। इसमें लिखा है कि पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये मैदान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए दक्षिण में तमिलनाडु की केप कोमोरिन तक जो है क्या है? तो विस्तृत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा 21वां प्रश्न है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, यानी कहाँ पर है? तो कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर होता है कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस इसका क्या लिखा है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश होती है कि उत्तर में क्या है? कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है, क्या लिखा है? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो 3.4, बी की बात करेगा 4.4, सी की बात करेगा 5.4 और डी की बात करेगा 2.4। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2.4, इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी हम लोग इसकी
बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मिजोरम, बी की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, सी की बात करेगा त्रिपुरा और डी की बात करेगा तो छत्तीसगढ़। इसके उत्तर की बात करें तो फिर ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो त्रिपुरा है ये क्या है तो कर्क रेखा के बहुत समीप स्थित है। इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में एक कर्क रेखा के अति समीपस्थ जो शहर है इसका नाम जो है त्रिपुरा का क्या है, उदयपुर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो दूसरा, बी की बात करेगा चौथा, सी की बात करेगा छठा और डी की बात करेगा सातवां। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का जो है 7वां स्थान है। पहले स्थान पर बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, तो रूस है। क्या नाम है? रूस, ठीक है। चलिए देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के 6 बड़े देश कौन कौन है? तो रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद किसका नंबर है? तो भारत का नंबर आता है। भारत के बाद किसका नंबर आता है? तो अर्जेंटीना का आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारा 5वां प्रश्न है, क्या लिखा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का निम्नलिखित में से भारत का राज्य सबसे कौन छोटा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मिजोरम, बी की बात करेगा तो मेघालय, सी की बात करेगा गोवा और डी की बात करेगा सिक्किम। इसके उत्तर की बात करेंगे तो सिक्किम, गोवा जो है इसका राइट ऑप्शन है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन है? उसका नाम क्या है? सिक्किम है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। क्या लिखा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। वहीं जनसंख्या के आधार पर बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो राजस्थान का है, ठीक है, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट अंडमान और कार निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 6500 किलोमीटर, 8200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर और 9200 किलोमीटर। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी 7500 किलोमीटर जो है क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। यह भारत की कुल तट रेखा की जो है ये कहाँ पर है? तो 9 राज्य में स्थित है। कितना है तट रेखा, कितने राज्य में? तो 9 राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है कौन है? तो रोहतांग दर्रा है, नाथुला दर्रा है, खारजंगला दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो नाथुला दर्रा है क्या करता है? तो तिब्बत को भारत के क्या करता है? तो जोड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ सुनने वाला कान होता है, जबकि ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा, यानी पा होता है। तो भारत की तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला जो दर्रा होता है ये क्या करता है? तो सिक्किम और चीन को क्या करता है? तो ये जोड़ता है। सिक्किम और चीन को क्या करता है? तो जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट भारत की समुद्री सीमा तटीय के किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 8 समुद्री मील, बी की बात करेगा 24 समुद्री मील, सी की बात करेगा तो 12 समुद्री मील और डी की बात करेगा तो 30 समुद्री मील। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत की जो समुद्री तटीय सीमा है ये 12 समुद्री मील तक जो है क्या हुआ है? तो फैला हुआ है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। यूएन क्लोज के अनुसार यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार से है। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा से समुद्र के 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे तो ये अपने आधार पर रेखा से जो है कितने हैं? तो 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत की सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको जो डबल डेट कहते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन कहते हैं, यह अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो है होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या है? छूट है, ठीक है। आगे 19वां हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए की बात करेगा दूसरा, बी की बात करेगा तीसरा, सी की बात करेगा चौथा, डी की बात करेगा तो पाँचवा। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे उत्तर प्रदेश में भारत का चौथा स्थान है तो चौथा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है तो राजस्थान है, दूसरे नंबर पर कौन आता है तो मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर क्या आता है तो महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का राज्यों में 5वां स्थान था, परंतु वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना राज्य के निर्माण के पश्चात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का भारत में क्या है चौथा स्थान है। ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो उसके पहले जो भारत में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान था, लेकिन जब इसकी जनगणना हो गई 2014 में तेलंगाना अलग हो गया तो उसके बाद जो इसका स्थान क्या हो गया है तो चौथा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घुरा हुआ है? म्यांमार से, चीन से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी त्रिपुरा जो है बांग्लादेश को क्या किया है तो 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक ना, और ये जो है इसके साथ सीमा भी साझा करता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। त्रिपुरा उत्तर पूर्व में भारत का एक राज्य है जो अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में क्या है बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए एक तीसरा हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है इसमें? भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री किनारा है? केरल का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है और गुजरात का है। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत का जो गुजरात राज्य है इसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कितना है तो लगभग 1214 किलोमीटर है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री किनारा सर्वाधिक लंबा लगभग 1214.7 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन कवारती के लिए प्रसिद्ध सही है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। बी की बात करेगा तो कवारती की जलवायु पश्चिम बंगाल की जलवायु परिस्थितियों के समान है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। कवारती की जलवायु भूमध्यरी प्रकार की है ना, तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लगून के लिए क्या है प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है कवरती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस इसका क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कवरती लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। यह प्राचीन सफ़ेद रेत सुंदर और शांत लगून के लिए क्या है तो जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम जो है जलवायु तथा मौसम। हम लोग किसके बारे में देखेंगे फ्रेंड्स? जलवायु तथा मौसम से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन पर सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो मासिनराम मेघालय, बी की बात करेगा तो चंबा हिमाचल प्रदेश, सी की बात करेंगे तो नामची सिक्किम और चूरू राजस्थान। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम मासिनराम। मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है मासिनराम। इसके पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब जो है उसका नाम क्या हो गया है तो मासिनराम। मासिनराम में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मासिनराम मेघालय में दर्ज की गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है कहाँ पर है? तो चलिए देख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है तो काला सागर है, बी की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है, सी की बात करेगा तो भूमध्य सागर और डी की बात करेगा तो अरल सागर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भूमध्य सागर जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल मुख्यतः भूमध्य सागर है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा है? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो लू, बी की बात करेगा तो व्यापारिक पवनें,
सी की बात करेगा तो काल बैसाखी, और डी की बात करेगा तो मैंगो सावर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय उत्तरी मैदान में जो बहने वाली हवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को लू कहा जाता है। यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो भारत में मुख्यतः अप्रैल जून की मध्य क्या होती है, प्रभावित होती है ना। अप्रैल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, तो जून तक जो है लू बहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो थार का मरुस्थल, बी की बात करेगा केरल, और सी की बात करेगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी की बात करेगा तो गोवा। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी थार का जो मरुस्थल होता है यहाँ पर जो है इनके मौसम में जो है व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका रिसर्च क्या लिखा है। दिए गए विकल्पों में से थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है आगे क्या लिखा है। सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहता है, इससे मानसून का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अंत कहता है, बी की बात करेंगे तो परीक्षण, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सी जो है विश्राम, और डी की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा है, प्रस्फोट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसको क्या बोलते हैं, तो प्रस्फोट बोलते हैं, नहीं फटना बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक जो है लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, तो प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट छठवां हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, बी की बात करेगा तो गर्म और शुष्क मौसम, सी की बात करेगा तो निम्न वेग हवाएं, डी की बात करेगा तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। मानसून की वापसी के दौरान संक्रमण मौसम के में दिन का तापमान अधिक एवं रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दिन के समय मौसम असहाय हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, तो अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सातवां हमारा प्रश्न है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है एवं भूमि से समुद्र की ओर बहती है, और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो काल बैसाखी, बी की बात करेगा लू, सी की बात करेगा व्यापारिक पवने, डी की बात करेगा तो क्या है, पश्चिमी विभव। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी व्यापारिक पवने जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी हो जाती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी क्या होती हैं, बहती हैं। ठीक है, आगे आठवां हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, नहीं क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ग्रीष्मकालीन, बी की बात करेगा शीतकालीन, सी की बात करेगा मानसूनी, और डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत की जो जलवायु उसको क्या बोलते हैं, तो मानसूनी जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मानसूनी जलवायु। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं के परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नौवां हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कर्क रेखा, बी की बात करेगा तो परिवेशी समुद्र, सी की बात करेगा हिमालय, और डी की बात करेगा तो महासागरीय धाराएं। इसके उत्तर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी हिमालय में जो है अपेक्षाकृत क्या होती हैं, एशिया की तुलना में हल्की सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है,
और वहाँ से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप की मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है, तो हल्की सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट 10वां हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो चेन्नई, बी की बात करेगा तो मुंबई, और सी की बात करेगा दिल्ली, डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी दिल्ली जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिल्ली जोधपुर लेह का सर्व आवार्षिक तापांतर परिसर अधिक है, इस कारण इन स्थानों पर अधिविषम प्रकार की क्या होती है, तो जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे 11वां प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून, बी की बात करेगा तो पश्चिमी विक्षोभ, सी की बात करेगा चक्रवाती दबाव, और डी की बात करेगा तो निवर्तनी मानसून। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देख सकते हो इसके बारे में हम लोग डिस्कस क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभ इस क्षेत्र में रबी की फसल के विकास के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे 12वां हमारा प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है, शीत ऋतु की शुरुआत से में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो स्थानीय वायु परिसंचरण, बी की बात करेगा तो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, सी की बात करेगा तो शीतोष्ण चक्रवात, डी की बात करेगा तो दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु। इसके उत्तर की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, जो क्या करता है, तो ये जो है शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में क्या करता है, वर्षा करता है। क्या करता है, तो वर्षा करता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस, इसका क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी में से क्या करता है, तो जलवाष्प ग्रहण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।